मैं वीरेंद्र सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। कहा जाता है कि ठेले पर हिमालय। हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था इसी तरह से है। उत्तर प्रदेश में आए दिन तमाम सारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं और ख़ास तौर से जब से कोरोना आया है तो इसने स्वास्थ्य व्यवस्था में जो मजबूती दी, जो चिंता हुई, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जगहों से दर्दनाक तस्वीरें देखने को मिलती हैं। देवरिया में स्वास्थ्य महकमा और सिस्टम किस तरह से लाचार है, उस एक तस्वीर ने दिखाया जिसमें एक बच्चा एक स्ट्रेचर को खींच रहा है। ये बच्चा, उसके नाना बीमार थे और स्ट्रेचर पर ले जाने के लिए 30 रुपया वहाँ के अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा मांगा गया। न दे पाने की स्थिति में पीछे से बच्चा और आगे से बच्चे की माँ उसके नाना को स्ट्रेचर पर लेटा के अस्पताल के भीतर ले जा रहे हैं। छेदीलाल देवरिया के बरहाज के गौरा गांव के निवासी हैं। वहां के दबंगों द्वारा उनको मारा पीटा गया था और जिससे उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई और उनको गंभीर अवस्था में, घायल अवस्था में उनकी बेटी बिंदु जिला अस्पताल लेकर आई थी अपने पोते के साथ। 6 साल का ये बच्चा ये नहीं जानता था कि नाना को क्या हुआ है और हम कहाँ जा रहे हैं। और जब वो स्ट्रेचर पर माँ उसकी आगे से खींचने लगी तो बच्चा पीछे से स्ट्रेचर को धक्का देने लगा। ये बच्चे का जो स्ट्रेचर पर धक्का था, ये हमारे सिस्टम के लिए धक्का था। ये संवेदनशीलता और संवेदनहीनता के बीच की एक ऐसी तस्वीर थी जो जिसने देखा उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली। 6 साल का बच्चा शिवम स्ट्रेचर खींचने में अपनी माँ की सहायता कर रहा है और उस स्ट्रेचर पर उसकी माँ का पिता यानी उसका नाना लेटा हुआ है। हालांकि डीएम देवरिया ने काफ़ी संवेदनशीलता दिखाई, अमित किशोर ने, और वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने फटकार लगाई लोगों को और छेदीलाल के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था की, बच्चे की बहुत सराहना की। लेकिन एक जिला अधिकारी के पास अगर 500 आँख नाक कान भी हो तो वो पूरे जिले को हरदम निगरानी में नहीं रख सकता है। उसके आँख नाक कान उसके तहसील से लेके, गांव से लेके उसके कर्मचारी होते हैं। लेकिन जब हर साख पे बैठा है तो फिर एक जिलाधिकारी क्या कर लेगा। बहरहाल हम अपने भाग्य पर रोएं या उसे कोसें, क्योंकि हम ऐसे देश में हैं जहां तो ना तो दवाई पर्याप्त है, ना स्ट्रेचर पर्याप्त है, ना इलाज पर्याप्त मिल पाता है। भाजपा अपने आप को एक अनुशासन वाली पार्टी कहती है। उसकी सरकार में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। लेकिन हरदोई के बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश सोशल मीडिया पर अपनी बातें बेबाकी से रखते हैं। अपनी बातों में वो सरकार के जो अफसर हैं उनके भ्रष्टाचार की पोल खोलते हैं और लगातार भ्रष्टाचार पर हमला बोलते हैं। फिर एक बार उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया जिससे पूरी सरकार और पार्टी परेशान हो गई। श्याम प्रकाश ने लिखा कि उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा है और जिसकी शिकायत करिए वही रिश्वत लेने लगता है और वही मामला सेटलमेंट करने में लग जाता है। तो ये उसी तरह से है कि जैसे शिकायत हुई नहीं कि कमाई चालू हो गई, जिसको जांच मिली वो भी कमाने लगा। तो अब अपने देश की तो लीला निराली है भ्रष्टाचार के मामले में। कहा जाता है कि जिसको मौका नहीं मिला खाली वही है, बाकी सब डूब चुके हैं आकंठ। हाँ, कुछ गिने चुने 2-4 लोग होते हैं जिनको आप ईमानदार की श्रेणी में रखते हैं। श्याम प्रकाश की साहब गोई कोई अकेले नहीं है। इससे पहले ब्रिजभूषण राजपूत महोबा ने अपने डीएमएसपी के खिलाफ क्या क्या बातें कही और जूते और चप्पल तक की बात उन्होंने कही। और सीतापुर के राकेश राठौर तो आपको याद ही होंगे, जो ताली थाली को बजाने को उन्होंने किससे तुलना कर दी थी कि अब वही बजाओगे। और बीजेपी के शीर्ष नेताओं को भी उन्होंने
बहुत सारे उनके ऑडियो वायरल हुए जिसमें उन्होंने खुलेआम तमाम अपशब्द कहे। तो क्या ये जानबूझकर कहे गए या फ्रस्ट्रेशन थे या व्यवस्था में जो अधिकारी लगे हुए हैं उनके प्रति नाराजगी है? बीजेपी की ओर से इन सबको एक एक बार नोटिस दिया जा चुका है, अब दोबारा नोटिस दो, तिबारा दो। लेकिन जिन अफसरों पर नोटिस होनी चाहिए और जिन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उन पर नहीं हो पाती। कई बार होता है कि सरकार उनको ट्रांसफर कर देती है, ट्रांसफर कोई बहुत बड़ी सजा नहीं है, लेकिन उससे भ्रष्टाचार अगर रुक जाए, भ्रष्टाचार को तो कौवे की तरह मार कर टांगना पड़ेगा चौराहे पर। और जिस दिन ये शुरुआत हो गई उस दिन उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। श्याम प्रकाश इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो अपने जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात सोशल मीडिया पर कह देते हैं। सारे विधायक जानते हैं कि उनकी विधायक निधि में जिला प्रशासन के अधिकारी कमीशन लेते हैं, वो नहीं कह पाते, हिम्मत नहीं है। लेकिन श्याम प्रकाश ने कहा, ब्रिजभूषण राजपूत बोले, राकेश राठौर बोले, बोलने वालों का गुनाह नहीं है, करने वालों का है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अनुशासन के नाम पर गलत काम को चुपचाप कितने दिन सहा जा सकता है? सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सरकार में भी वही है, संगठन में भी वही है, पार्टी भी वही है। मुख्यमंत्री के स्तर पर ईमानदारी और अफसरों के स्तर पर लगातार भ्रष्टाचार, ये दोनों सिलसिला जारी है। इसको कौन रोक पाएगा, इसका खामियाजा कौन भोगेगा? क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति को चुनाव में जाना होता है, जनता के काम होते हैं, वोट मांगना पड़ता है। जनता के काम नहीं होंगे, पैसा दे के होंगे, तो जनता विधायक को अगली बार वोट नहीं देगी। तमाम सारी बातें हैं। हर जिले में, प्रदेश में आपने टॉप 10 अपराधियों की सूची और उनका नाम सुना होगा, लेकिन टॉप 10 कुख्यात पुलिसकर्मियों की सूची के बारे में शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, ना ऐसी कोई डिमांड आई होगी कभी। लेकिन बीजेपी सरकार में उनके अपने ही विधायक ने अब ये डिमांड की है, और वो विधायक हैं राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल। बरेली से बीजेपी विधायक हैं, और पप्पू भरतौल की यह अनोखी डिमांड डीआईजी बरेली से उन्होंने की है। उनका कहना है कि जब पुलिस टॉप 10 अपराधियों की सूची अखबारों में जारी कर सकती है, उन पर इनाम घोषित कर सकती है, तो फिर टॉप 10 पुलिसकर्मी जो कुख्यात हैं भ्रष्टाचार में, क्राइम कराने में, उनकी भी सूची एक जारी होनी चाहिए। उन्होंने बाकायदा डीआईजी राजेश पांडे को पत्र लिखा है और कहा है कि इनका अखबार में नाम प्रकाशित कराएं। विधायक के इस पत्र ने पूरा हंगामा मचा रखा है। ये एक अलग तरह का की डिमांड है जो आदमी को हंसने पर भी मजबूर करती है और सच्चाई पर भी खुलेआम चर्चा है। ये सच दिखाती है डिमांड। पप्पू भरतौल ने अपनी इस चिट्ठी में यह आरोप लगाया है कि पुलिस अपराधियों से सांठगांठ करती है, भ्रष्टाचार करती है, खनन कराती है, तस्करी करती है, गौकसी कराती है, सट्टा खिलाती है, जुआ खिलाती है, वेश्यावृत्ति जैसे अपराध कराती है, शराब बिकवाती है और उनसे पैसे कमाती है। तो क्यों ना इस तरह के जो पुलिसकर्मी हैं उनकी एक टॉप 10 सूची बनाई जाए। आइडिया अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। आज पप्पू भरतौल जैसे विधायक की ये डिमांड पूरे समाज में चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ लोग इसको सुनकर हंसते जरूर हैं, लेकिन इससे इसकी गंभीरता कम नहीं होती है। मामला बहुत गंभीर है। अब डीआईजी राजेश पांडे साहब ईमानदार अफसर ठहरे, चिट्ठी उन्होंने ले ली, अब वो इस पर करें क्या वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। डीआईजी के लिए पप्पू भरतौल विधायक खुद लिखते हैं उस चिट्ठी में कि आप ईमानदार हैं, लेकिन यहाँ नीचे खेल बहुत तगड़ा चल रहा है, इसको रुकवाइए। वैसे ये राजेश पांडे वही हैं जिनको आपको बता दूं कि जिन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर किया, उत्तर प्रदेश के सबसे कुख्यात बदमाश का। लखनऊ के वो एसएसपी रहे, मेरठ के, सहारनपुर के, अलीगढ़ के।
और अब वो बरेली रेंज के डीआईजी हैं। और बरेली रेंज में जनता के बीच और डीआईजी के बीच ऐसा सामंजस्य है कि आज नागरिक संहिता को लेकर, सीए को लेकर पूरे प्रदेश में जब आग लगी तो बरेली शांत रहा। ये एक पुलिस अफसर की सफलता है, ये उसकी एक कार्यशैली है, एक जनता का उस पुलिस अफसर के प्रति भरोसा है। लेकिन विधायक और जनता दोनों का सारे पुलिस वालों के लिए ऐसी सोच नहीं है। राजेश पांडे को वो ईमानदार मानते हैं। लोग ये कहते हैं कि साहब पुलिस की कमाई बढ़ गई है, हर जगह रेट बढ़ गया है, और विधायक की अब ये डिमांड भी आ गई है। तो उम्मीद ये की जाए कि पूरे प्रदेश में ना सही लेकिन बरेली मंडल में कुछ ना कुछ सफाई तो राजेश पांडे जी जरूर करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के अफसरों में प्रशासन के साथ साथ और बहुत सारे हुनर भी हैं। फिल्मी दुनिया में भी यूपी के अफसरों की धमक है, आईएएस अफसरों की, और फिल्मी पर्दे पर भी उनकी चमक बिखर रही है और लाखों करोड़ों लोग उनके प्रशंसक भी हो रहे हैं। एक ताज़ा मामला आपको बताएं कि 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अभिषेक सिंह, आजकल दिल्ली में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। लेकिन उनका एक नया एल्बम फिल्मी गाना आ रहा है, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। गाना बड़ा मशहूर था, एक बहुत बड़े सिंगर ने गाया था, सरहद उस पार के। लेकिन आज उस गाने पर इस सोलो हीरो की तरह अभिषेक ने की जो शूटिंग हुई है, जो ये गाना रिलीज होने वाला है, ये बेहद शानदार और आकर्षक है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी के लिए भी एक ये सुनहरा पल है, गौरव का क्षण है कि उनका एक अधिकारी पूरे हिंदुस्तान में या कहिए पूरी दुनिया में अपनी एक्टिंग के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से राज करने की ओर बढ़ रहा है। अभिषेक सिंह की पत्नी भी आईएएस अफसर हैं, बहुत चर्चित हैं, पूरा उत्तर प्रदेश उनको जानता है, दुर्गा शक्ति नागपाल। वो यूपी में रही हैं और उनके साथ किससे एक दो जुड़े हैं। लेकिन उसकी बजाय हम चर्चा इस बात की करेंगे कि टी सीरीज की कंपनी द्वारा इस गाने को प्रमोट किया गया है, लेके वो आ रही है और मनोज मुंतशिर इसके रचयिता हैं, बेहद शानदार अंदाज में, और ये माना जा रहा है कि ये गाना हिट होगा, पूरे भारत में छा जाएगा। ब्यूरोक्रेसी के इस होनहार अफसर के लिए हमारी बड़ी शुभकामनाएं हैं। देश को एक नया एक्टर और मिल रहा है, एक शानदार एक्टर मिल रहा है, और उत्तर प्रदेश का नाम भी रोशन हो रहा है। तो अभिषेक सिंह को हमारी अग्रिम शुभकामनाएं। निश्चित ही उनका कैरियर फिल्मी दुनिया में बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, और उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में भी हम उम्मीद करें कि उनका योगदान निरंतर जारी रहेगा। अपनी ईमानदारी और मेहनत से जैसे वो फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, उसी तरह से ब्यूरोक्रेसी में भी नाम बनाएं, हम सब यही उम्मीद करते हैं। सियासत में एक बड़ा अजीब चलन है कि कोई व्यक्ति अगर तुम्हारे दल में है तो वो दागी है, और हमारे दल में है तो संत है, पवित्र है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश से एमएलसी रहे और दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी से जुड़ा है। विधान परिषद के सभापति ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को परिषद की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया, यानी कि उनका एमएलसी पद समाप्त कर दिया, और बहुजन समाज पार्टी ने जो उनकी सदस्यता खारिज करने के लिए याचिका दाखिल की थी, उस याचिका को सही मानते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पद से बर्खास्त कर दिया। दल बदल कानून के तहत ये याचिका थी, ठीक बात है, कोई आरोप नहीं। लेकिन ऐसा ही एक और मामला था जिसमें सदस्यों की सदस्यता बची रही, उल्टे याचिका खारिज हो गई। वो क्या थी? वो थी अदिति सिंह और राकेश सिंह। ये दोनों रायबरेली से कांग्रेस के विधायक हैं। विधानसभा में कांग्रेस ने इनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत याचिका डाली हुई थी। कई सुनवाई हुई, लंबी खींची गई बहस हुई, और विधानसभा अध्यक्ष ने उस याचिका को खारिज कर दिया और उनकी सदस्यता बरकरार रखी दोनों विधायकों की। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस की तारीफ करते हैं
कांग्रेस के मंच पर गए। अदिति सिंह बीजेपी की तारीफ करती हैं, राकेश सिंह बीजेपी की तारीफ करते हैं, बीजेपी के इर्द गिर्द मंडराते हैं। उनके भाई दिनेश सिंह बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। वो सब धुले हुए हैं, राजनीति में संत हैं। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी सबसे बड़े दागी, सबसे बड़े दल बदलू। एक गुनाह में सजा दो तरह की, एक अपराध और दोनों के लिए अलग अलग कानून। ये बात हजम नहीं हो रही है लोगों को। अब समस्या ये है कि सत्ता में बीजेपी है, बीजेपी भी क्या कांग्रेस के ही तरह सारे हथकंडे अपनाएगी? जिस कांग्रेस को लोग कहते हैं 50 साल में इसने देश को डुबो दिया, इसने देश को खोखला कर दिया, सारे नियम कानून लोकतंत्र को कुचल दिया। अब लोकतंत्र का कौन सा सम्मान हो रहा है? ये बातें इसलिए कही जा रही कि लोग जाने कि जो लोग ताकत में आते हैं, सत्ता में आते हैं, वो अपने हिसाब से किस तरह से नियम कानून को तोड़ते मरोड़ते हैं। बात यहाँ किसी के सपोर्ट करने की या किसी का विरोध करने की नहीं है। बात यह है कि जब अलग अलग लोगों ने अपने अपने दल से विरोध करके दूसरे दल का समर्थन किया, व्हिप का उल्लंघन किया, पार्टी ने उनको नोटिस दी उनके खिलाफ, तो अलग अलग फैसले कैसे हो सकते हैं जबकि सब विधायक हैं? समस्या सबसे बड़ी यह है कि तुम पुण्य की हो हम पाप की हन, तुम भजन की हो हम फिल्मी जाप की हन। तो ये जो व्यवस्था है ये अपने अपने हिसाब से सेट की गई है। लेकिन जब भी ये कानून की कसौटी पर कसी जाएगी, जब भी ये किसी उच्च कोर्ट के आदर्श के पैमाने पर देखा जाएगा, तो स्वाभाविक है कि सवाल खड़े होंगे। अब हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो लोग दुहाई देते हैं वो इस चीज़ को देखें कि जब वो विपक्ष में थे तो वो क्या कहते थे, जब वो सत्ता में हैं तो वो ऐसा क्यों होने दे रहे हैं। सरकार की मेहरबानी यह है कि कैटेगरी सुरक्षा पर कैटेगरी दिए जा रही है कांग्रेस के विधायकों को। तो अपने अनुसार मुफीद बनाने वाली चीज़ों में सब लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र सुहाना है, और दूसरे दल करें तो लोकतंत्र की हत्या है। तो सब दुनिया देख रही है, सब उत्तर प्रदेश देख रहा है। ये जनता आपने आने वाले समय पर तय करेगी क्या सही था क्या गलत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में चाहे पुलिस के या प्रशासन के जो भी अफसर हों, जितनी छूट उनकी सरकार में है शायद कभी देखने को नहीं मिला होगा। अफसरों पर काफ़ी उन्होंने भरोसा जताया है। कई जिलों में तो डीएम एसपी 2-2, 3-3 साल से हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री का पोर्टल है जन सुनवाई का, उस पर जो शिकायतें आती हैं उसमें 37 जिलों की पोजीशन बहुत ख़राब है। यूपी के 37 जिले फिसड्डी साबित हुए हैं उन जन शिकायतों का निस्तारण करने में। अफसरों की इस लापरवाही से सीएम बहुत नाराज हैं। सीएम का यह पोर्टल सुरेंद्र सिंह जो विशेष सचिव हैं वो देखते हैं, वही सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, और उन्होंने न्यूट्रल होकर जो जैसी स्थिति थी उस हिसाब से लिस्ट बनाई। जो जिले टॉप 10 में रहे उसमें सौभाग्य से लखनऊ भी है पुलिस के मामले में, झांसी है, मुजफ्फरनगर है, रामपुर है, महाराजगंज है, उन्नाव है, आजमगढ़, वाराणसी, संत कबीर नगर, रवीश गुप्ता वाला, कुशीनगर, ये टॉप पर हैं। सबसे पीछे प्रतापगढ़ रह गया 75वें नंबर पर, और उसके बाद गाजियाबाद और कानपुर की स्थिति बेहद खराब है। बरेली 70वें नंबर पर आया है। ये बड़े बड़े जिले हैं। अब आप इन जिलों के डीएम एसपी की कार्यशैली भी देख लीजिए। प्रतापगढ़ में तो मान लीजिए दोनों अधिकारी युवा हैं, और प्रतापगढ़ वैसे भी डिस्टर्बिंग जिला रहता है। लेकिन कानपुर और गाजियाबाद, पहले गाजियाबाद लेते हैं, पांडे जी डीएम हैं और शिकायत निस्तारण में फिसड्डी आ गए। कृपा उन पर बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता की है। अब कानपुर की बात निराली है। दूसरे कैडर से आए हुए ब्रह्मदेव राम तिवारी डीएम साहब, और कप्तान तो है ही हैं,
कि खाली उनको बड़े जिले का चार्ज चाहिए, दिनेश पी, और फेल क्राइम में अपहरण हो जाए, अपहरण करता पैसा भी ले लें और अपहरण करने वाले को भी मार दें और इनकी पुलिस खाली मुंह से गोले दागते रहे। 8 पुलिसकर्मियों का इन्हीं के टाइम में बिकरू कांड हुआ, हत्या हो गई। विकास दुबे जैसा कुख्यात माफिया, वहाँ भी एसटीएफ ना होती तो नाक कटाए हुए थे। अगर आज कानपुर में एसटीएफ लगी होती तो संजीत यादव भी जिंदा होता, क्योंकि अब दिनेश पी की पुलिस पर किसी को कोई भरोसा नहीं रहा। पता नहीं कब मुख्यमंत्री इनकी खबर लेंगे। अब बरेली में आ जाइए, वो तो डीएम कार्यालय से ही गए हैं डीएम साहब, वो भी इसी की धौंस जमाते रहते हैं, लेकिन जनता की समस्या के मामले में पीछे हैं। अब मुख्यमंत्री इन अफसरों से नाराज हैं, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये देखना होगा, क्योंकि कोरोना काल है, इसका पूरा फायदा अफसर उठा रहे हैं। सोचते हैं कि सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करेगी। जब जनता की समस्याओं को अधिकारी नहीं सुनेंगे तो सारा ठीकरा तो सरकार पे फूटेगा ना, और सरकार को अपनी साख बचानी ही तो है। अफसर उसके लिए प्रिय नहीं होने चाहिए। अफसर तो जनता के सेवक हैं, वो सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का माध्यम है। जनता को अधिकतम कैसे लाभ मिले, जनता को अधिकतम कैसे उसकी समस्याओं का निस्तारण हो, इसके लिए भेजे गए हैं जिले में। एसी कमरे में बैठकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में रौब गालिब करना, इन सब चीज़ों को लोग स्वीकार नहीं करते, पसंद नहीं करते। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम जिलों में दौरों पे जाएं तो हमारे लिए एसी नहीं, हम ज़मीन पे बैठ जाएंगे। लेकिन हमारे डीएम साहब कोरोना काल में एक तो निकलेंगे नहीं, बाढ़ अलग आई हुई है हर जगह, और जाएंगे तो पैर में किचावा न लगने पावे, गंदा ना होने पावे, मिट्टी न लग जाए। बहरहाल हम उम्मीद ये करें कि मुख्यमंत्री बहुत जल्दी इन फिसड्डी अफसरों पर कार्रवाई करके एक उत्तर प्रदेश के अफसरों को मैसेज भी देंगे। लेकिन लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे, झांसी के डीएम आंध्रा वामसी, मुजफ्फरनगर की डीएम सेल्वा कुमारी जे, महाराजगंज के डीएम, उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार और तमाम सारे संत कबीर नगर के रवीश गुप्ता, इन्होंने अपने काम से सरकार की साख बढ़ाई है, तो स्वाभाविक है कि ऐसे अफसरों की तारीफ भी होनी चाहिए। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर कुछ रोचक और चटपटी खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।